नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, जो हमारे वर्तमान जो एपिसोड चल रहे हैं, जो सीरीज चल रही है, वो अष्टकूट मिलान के ऊपर चल रही है। मतलब होने वाले वर और वधू के बीच जो कुंडली मिलान होता है, गुड़ मिलान होता है, उसके हम पर हमारी सीरीज चल रही है, एपिसोड चल रहे हैं, जिसको लेकर के हमने पिछले कुछ एपिसोड्स बनाए भी हैं, नाड़ी दोष, भकुट दोष। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे तारा मैत्री मिलान के ऊपर। तो ताराकूट मिलान होता है, ये अष्टकूट मिलान के अंतर्गत जो ताराकूट मिलान होता है, इसको कैसे किया जाता है और इसके अंतर्गत अधिकतम अंक कितने प्राप्त होते हैं, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अष्टकूट मिलान के अंतर्गत 8 प्रकार के जो गुण परीक्षण होते हैं, गुण मिलान होता है, वो किया जाता है, जिसके अंतर्गत तीसरे नंबर पे आता है ताराकूट मिलान। और इस ताराकूट मिलान के अंतर्गत अधिकतम 3 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब अगर दोनों से गुण ये पूरी तरह से टेस्ट क्वालिफाई हो रहा है ताराकूट मिलान का, तब अधिकतम अंक 3 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। मित्रों, ताराकूट मिलान, जैसे हम लोगों ने ग्रह मैत्री जो पिछला एपिसोड देखा था, ग्रह मैत्री कूट मिलान के ऊपर, उसमें हम लोगों ने जन्म राशि को आधार बना करके दोनों के बीच में रिश्तों के सामंजस्य को चेक किया था। दोनों की चंद्र राशियों को आधार बनाकर कि दोनों के बीच में आपस में सामंजस्य, अपनत्व का भाव कितना रहेगा। जो ताराकूट मिलान होता है, इसमें यह है कि हम लोग इसमें और महीन जा करके हम लोग नक्षत्र के लेवल पे चेक करते हैं कि दोनों होने वाले प्रपोज वर और वधू के बीच में सामंजस्य, अपनत्व का भाव कितना रहेगा, कॉम्पेटेबिलिटी कितनी रहेगी, इसको हम नक्षत्र के लेवल पे चेक करते हैं। ग्रह मैत्री में हमने जन्म राशि के दोनों के जो चंद्र राशि के स्वामी होते हैं, वर और वधू के, उनको चेक किया था। हम आज और महीन और डीप लेवल पे जाकर के ताराकूट मिलान के अंतर्गत नक्षत्र के लेवल पे चेक करेंगे और हम दोनों के नक्षत्र के आधार पर ये देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों में आपस में कॉम्पेटेबिलिटी बैठती है, सामंजस्य बैठता है, अपना तो होता है कि नहीं होता है। तो मित्रों, जो ताराकूट मिलान के अंतर्गत जो प्रोसीजर है, उसके लिए सिस्टम ये है कि आपको ये जो प्रोसेस बताया गया है ताराकूट मिलान के अंतर्गत, पहले तो आपको ये देखना होगा कि वर की जो जन्म कुंडली है, उसमें चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसको नोट कर लीजिए। वधू की कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसको नोट कर लीजिए। दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। तरीका क्या है कि जो वर का जो नक्षत्र है और जो वधू का नक्षत्र है, पहले दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। फिर वर के नक्षत्र से स्टेप 1 में क्या करना है कि वर के नक्षत्र से लेकर के वधू के नक्षत्र तक हमें काउंट करना है। और फिर वो जो नंबर आएगा, जो वर के नक्षत्र से लेकर हमें वधू के नक्षत्र तक काउंट करना है, फिर जो नंबर आएगा उसको हमें 9 से डिवाइड देना है। तो 9 से डिवाइड देने पे उसमें कुछ शेष बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, और उसी रिमाइंडर को तारा कहा गया है, उसी शेष को तारा कहा गया है। और तारा 9 प्रकार के होते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, तारा 9 प्रकार के होते हैं। मतलब हमें करना क्या है कि वर से वधू तक के लेके नक्षत्र को गिनना है, वर्ष के नक्षत्र से लेकर के वधू के नक्षत्र तक। और सेम प्रोसेस वधू के साइड भी करना है कि वधू के नक्षत्र से लेकर वर के नक्षत्र तक गिनना है। मतलब वर के नक्षत्र से वधू के नक्षत्र तक काउंट किया, जो संख्या है उसे 9 से भाग दिया, जो शेष बचा वो तारा कहलाता है। यही सेम प्रोसेस हमें वधू पक्ष की तरफ भी करना पड़ेगा। वधू पक्ष के नक्षत्र से लेकर के वर पक्ष के नक्षत्र तक हम काउंट करेंगे, जो संख्या आएगी उसे 9 से भाग देंगे। भाग देने पे जो शेष बचेगा उसी को हम तारा जानेंगे। और तारा मित्रों 9 प्रकार के बताए गए हैं। अब हमें यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि हमें 3 अंक मिलेगा या 0 अंक मिलेगा या कितने अंक मिलेंगे। तो उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा तारा कितने प्रकार के होते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, जो मैंने बताया आपको, 9 से भाग देने पे जो संख्या शेष बचेगी उसी को हम तारा कहते हैं। तारा 9 प्रकार के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो तारा बताए गए हैं, पहले उनको हम समझ लेते हैं। जो पहला तारा है जिसे हम जन्म तारा कहते हैं, जो जन्म नक्षत्र से जो दूसरा, अगर 2 शेष फल आता है तो रिमाइंडर बचता है, तो दूसरे हम 2 नंबर का तारा मानेंगे। 2 नंबर का तारा इसे किसे कहा गया है, संपत्ति को कहा गया है। फिर संपत्ति को कहा गया है। फिर अगर शेष राशि अगर 3 बचती है
तो उसको हम क्या कहेंगे, विपत्त। 3 बजती है तो मतलब आपका तारा 3 हुआ, जिसको हम कहेंगे विपत्त। फिर अगर दोनों के बीच में संख्या बचती है 4, जो शेष राशि अगर 9 से भाग देने, जो अगर 4 बचती है तो उसको हम कहेंगे चौथा तारा। चौथे तारे का नाम क्या है, क्षेम। जो 5, उसी प्रकार जो 5 अगर शेष बचता है तो पांचवें प्रकार का जो तारा है, जो पांचवा तारा है, उसका नाम है प्रत्यरी। और जो छठा तारा है, 6 शेष बचने पर जो छठा तारा होगा उसका नाम है सम्मान। 7वां जो तारा होगा वध। 8वां तारा आद्य, और 9वां तारा हो गया सिद्ध। 9वां तारा हो गया सिद्ध। तो मैंने जैसे आपको फार्मूला बताया कि वर के जो प्रोसेस है कि हमें करना है क्या है कि दोनों के नक्षत्र को नोट कर लेना है, फिर वर के नक्षत्र से लेके वधु के नक्षत्र तक गिनेंगे, उसे 9 से भाग, जो संख्या आएगी उसे 9 से भाग दे देंगे, और 9 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वो हम देखेंगे, जो शेष बचेगा वो जो शेष बचेगा वही हमारा तारा होगा। और इसमें मित्रों जो 9 प्रकार के तारे बताए गए हैं, इसमें तीसरे नंबर का तारा विपत्त, 5वें नंबर का तारा प्रत्यरी, और 7वें नंबर का तारा वध। ध्यान दीजिएगा, जो 9 प्रकार के तारे बताए गए हैं उसमें जो तीसरे नंबर का तारा है उसे विपत्त कहते हैं, 5वें नंबर का तारा इसे प्रत्यरी कहते हैं, और 7वें नंबर का तारा इसे वध कहते हैं। 3 नंबर के तारे को 3 नंबर शेष बचने पर मतलब विपत्त, 5 नंबर शेष बचने पर प्रत्यरी, 7 नंबर शेष बचने पर कहेंगे वध। इन 3 तारों को अशुभ माना गया है, खराब माना गया है। अगर ये 3 तारे आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अशुभ तारा हुआ। अब हमें करना क्या है कि हम जो शेष राशि बचती है, हमने दोनों साइड प्रोसेस अप्लाई किया है। वर पक्ष के नक्षत्र से लेकर के वधु पक्ष के नक्षत्र को गिनते हैं, वर पक्ष के नक्षत्र से लेकर वधु पक्ष के नक्षत्र तक गिनेंगे, जो संख्या है उसे 9 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही हमारा तारा होगा। और जो शेष बचता है, अगर वो 3 होता है, 5 होता है या 7 होता है तो उसे अशुभ तारा मानेंगे। वही सेम प्रोसेस हम वधु पक्ष पे भी अप्लाई करेंगे। वधु पक्ष के जन्म नक्षत्र से लेकर के वर पक्ष के जन्म नक्षत्र गिनेंगे, अगर और फिर जो संख्या आई उसे 9 से भाग देंगे। उस दशा में भी देखेंगे शेष कितना बचा। अगर उस दशा में शेष अगर 3, 5 और 7 आता है तो उसे हम अशुभ मानेंगे। मित्रों 9 शेष किस दशा में आएगा, यहां देखिए, याद दीजिए 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर शेष कब आएगा, 9 नंबर शेष तब आएगा जब वास्तव में शेष जो राशि होगी वो 0 होगी। जो 9 नंबर शेष का मतलब यहां पे 9वां तारा सिद्ध है, मतलब यह हुआ कि 9 नंबर का तारा तब होगा जब वास्तव में शेष राशि 0 बचेगी, तब उसे हम 9 मानेंगे, 9वें नंबर का तारा मारेंगे। मतलब 9 से भाग देने पर अगर संख्या शेष बचती है 0, तब उसको वास्तव में हम 9 नंबर का तारा सिद्ध मानेंगे। और मैंने आपको, तो अब हमारे सामने सिस्टम क्या है कि अब अगर वर के पक्ष से लेकर के, वर पक्ष के नक्षत्र से लेकर के वधु पक्ष के नक्षत्र तक गिनने पर और उसे 9 से भाग, जो संख्या आएगी उसे 9 से भाग देने पर जो शेष राशि अगर 3, 5, 7 आती है तो उसे अशुभ तारा मानेंगे। और अगर कन्या पक्ष के नक्षत्र से लेकर वर पक्ष के नक्षत्र तक गिनने पे भी जो संख्या आएगी उसे 9 से भाग देने पर अगर संख्या 3, 5, 7 आती है तो उसे भी अशुभ तारा मानेंगे। तो अगर दोनों साइड से अगर अशुभ नंबर आ जाते हैं, अशुभ शेष अगर आता है, मतलब वर साइड से भी 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7 और कन्या पक्ष से भी 3, 5, 7, तो इस दशा में क्या होगा, दोनों तरफ से अशुभ तारे आ रहे हैं, उस दशा में 0 अंक प्राप्त होगा। और अगर एक तरफ से तारा शुभ आ रहा है, मतलब मान लीजिए वर पक्ष के नक्षत्र से 3, 5, 7 के अलावा कोई दूसरी शेष राशि आ रही है, तब उसको शुभ मानेंगे। और अगर कन्या पक्ष से अशुभ आ रहा है, मान लीजिए कन्या पक्ष से 9 से भाग देने पर शेष राशि 3, 5 या 7 आ रही है, तो उसे हम अशुभ मानेंगे। और वर पक्ष की तरफ से शुभ, तो क्या हुआ, एक तरफ से शुभ है और एक तरफ से अशुभ, तो उस दशा में 1.5 अंक प्राप्त होगा। अब तीसरी कंडीशन ये है कि वर के पक्ष से लेकर वधु के पक्ष के नक्षत्र गिनने तक और जो संख्या आती है उसे 9 से भाग देने पर जो शेष राशि वो 3, 5, 7 के अलावा कोई आ रही है तो उसे शुभ मानेंगे। दूसरी तरफ कन्या पक्ष के नक्षत्र से लेकर वर पक्ष के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या है उसे 9 से भाग देने पर जो शेष राशि आए वो भी 3, 5, 7 के अलावा भी कोई आए तो उसे भी शुभ मानेंगे। जब दोनों तरफ से शुभ तारा आए, मतलब 3, 5, 7 के अलावा कोई शेष राशि आती है, तब उस दशा में दोनों तरफ से शुभ है तो उस दशा में पूर्णतः मैक्सिमम अंक 3 अंक प्राप्त होते हैं, मैक्सिमम 3 अंक प्राप्त होते हैं। और आपको मैंने समझाने के लिए मित्रों क्रम वाइज
नक्षत्रों की सीरीज लिखी हुई है, जिसमें पहले नंबर पे आएगा अश्विनी, दूसरे नंबर पे भरणी, तीसरे नंबर पे कृतिका, चौथे नंबर पे रोहिणी, पांचवें नंबर पे मृगशिरा, छठे नंबर पे आद्रा, सातवें नंबर पे पुनर्वसु, आठवें नंबर पे पुष्य, नौवें नंबर पे अश्लेषा, 10वें नंबर पे मघा, 11वें नंबर पे पूर्वा फाल्गुनी, 12वें नंबर पे उत्तरा फाल्गुनी, 13वें पे हस्त, 14 पे चित्रा, 15 पे स्वाति, 16 पे विशाखा, 17 पे अनुराधा, 18 पे ज्येष्ठा, 19 पे मूल, 20 पे पूर्वाषाढ़ा, 21 पे उत्तराषाढ़ा, 22 पे श्रवण, 23 पे धनिष्ठा, 24 पे शतभिषा, 25 पे पूर्व भाद्रपद, 26 पे उत्तर भाद्रपद, 27 पे रेवती। तो यहाँ पे सीरीज क्रम वाइज नक्षत्रों की सीरीज लिखी हुई है। इसकी मदद से आप वर की नक्षत्र को जो आपने पॉइंट आउट किया है स्टेप 1 में, और वधु के नक्षत्र को जो पॉइंट आउट किया है, उसकी मदद से यहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना होगा, मैं आपको एक उदाहरण, जब आप मान लीजिए कि वधु का जो पक्ष का नक्षत्र है वो सीरीज में आगे आ रहा है वर पक्ष के नक्षत्र से, तो आप पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, आप आगे की तरफ ही जाएंगे। लेट सपोज आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि मान लीजिए कि वर पक्ष का जो नक्षत्र है वो है मघा, वर पक्ष का जो नक्षत्र है वो है मघा, और जो स्त्री पक्ष का नक्षत्र है वो है ज्येष्ठा। मान लीजिए वर पक्ष का नक्षत्र मघा और जो स्त्री पक्ष का नक्षत्र है वो है ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा अगर मान लीजिए वधु पक्ष है और वर पक्ष है मघा, तो हमने स्टेप 1 में क्या कहा कि वर पक्ष के नक्षत्र से वधु पक्ष के नक्षत्र तक गिनेंगे, तो संख्या बचेगी उसे 9 से भाग दे दें। तो मघा देखिए कहां पे है, मघा से हम ज्येष्ठा तक गिने, मघा वर का नक्षत्र है और ज्येष्ठा वधु का है, तो मघा से लेकर के हम ज्येष्ठा तक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब मघा से लेकर के ज्येष्ठा तक की जो दूरी हुई उसे हमने काउंट किया तो आया 9, और 9वें नंबर पे जब संख्या आई तो उसे हमने 9 से भाग दिया तो शेष कितना बचेगा 0। तो जो वर के साइड जो प्रोसेस हुआ उधर बचा कितना 0। और मैंने बताया आपको जब एक्चुअल में शेष राशि 0 आएगी तो उसे हम 9 मानेंगे, 9वां तारा मानेंगे। तो 9वां तारा कौन सा हुआ सिद्ध, और सिद्ध मतलब ये शुभ तारा है। तो अब हम अगला स्टेप चलें कि वधु पक्ष से लेकर के वधु पक्ष के नक्षत्र से लेकर वर पक्ष के नक्षत्र तक गिने। तो वधु पक्ष का नक्षत्र कौन है, वधु पक्ष का नक्षत्र है ज्येष्ठा, ज्येष्ठा ये है। तो अब हम यहां से पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, हम आगे की तरफ जाकर के फिर एक से ऊपर की तरफ आएंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जब हम ज्येष्ठा से मघा तक गिनेंगे तब संख्या आती है 20, और जब संख्या आती है 20 और उसको हम 9 से भाग देंगे तो कितना शेष राशि आएगी, 20 को 9 से भाग देंगे शेष राशि आएगी 2। तो दूसरे नंबर का जो शेष राशि आएगी वही तारा होगा। तो जो शेष राशि आई वो कौन सी है, जो दूसरे नंबर का तारा कौन सा हुआ 2 आई, दूसरे नंबर का तारा हुआ होगा ना संपत्त, दूसरे नंबर का तारा हुआ संपत्त। तो ये भी एक शुभ तारा है। तो ये वर पक्ष से भी शुभ है और कन्या पक्ष से भी शुभ है। और मैंने कहा जब वर पक्ष से जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे उधर से भी अगर शुभ तारा आ रहा है, कन्या साइड से भी अगर शुभ तारा आ रहा है, तो मैक्सिमम पूरे अंक 3 प्राप्त होंगे। अगर एक तरफ से शुभ आ रहा है एक तरफ से अशुभ आ रहा है तब 1.5 अंक, दोनों सबसे अशुभ आ रहा है तो 0 अंक। ध्यान देने वाली बात यहां है कि ज्येष्ठा से मघा को हमने, मघा से जो वर पक्ष का नक्षत्र है वहां से ज्येष्ठा तक हम सीधे आए, क्योंकि मघा से आगे ज्येष्ठा है। अब ज्येष्ठा से मघा जाने के लिए हम पीछे नहीं जाएंगे, हम पहले ज्येष्ठा से आगे पूरा 27 तक जाएंगे, 27 तक चलने पर फिर एक से आगे आएंगे। तो इस प्रकार हमें दोनों की दूरी पता चल जाएगी। तो मित्रों ये था पूरा प्रोसेस तारा कूट मिलान का, कैसे तारा कूट मिलान में कैलकुलेशन की जाती है। अब इसका जानते हैं कि अगर शून्य अंक आता है तो इसे हम तारा का दोष कहेंगे, तारा दोष कहेंगे। तो इसका परिहार क्या है उसको समझ लेते हैं। तारा दोष का परिहार क्या है उसको समझ लेते हैं। मित्रों अगर कन्या पक्ष के नक्षत्र से लेकर के वर पक्ष के नक्षत्र तक गिनने तक अगर संख्या 13 से अधिक आती है तो इसे हम तारा दोष का परिहार मानेंगे। उसी प्रकार अगर ग्रह मैत्री में शुद्ध है, क्वालिफाई हो रहा है, पूर्ण अंक मिल रहे हैं, और भकुट में पूर्ण अंक मिल रहे हैं, तो भी तारा दोष का परिहार माना जाएगा। मित्रों यह था आज हमारा एपिसोड तारा कूट मिलान के ऊपर। अब इसी तरह अगले ही क्रम में हम
जो अष्टकूट मिलान के अंतर्गत जो टेस्ट आ रहे हैं 8 टेस्ट में, उनको एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस को आपको जानकारी मिल पाए। और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।